नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग की। डोमेन नेम क्या होता है, उसके क्या क्या जो है उसके टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हम जो है वेब होस्टिंग क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं वेब पब्लिशिंग के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? वेब पब्लिशिंग। इसके अलावा हम जो है एफटीपी के माध्यम से हम जो जो भी हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं उसको अपलोड कैसे करते हैं, यानी कि वेब पब्लिशिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बेसिक रूप से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम का मतलब होता क्या है, चलिए मैं आपको अभी मैंने इसके पहले आपको यूआरएल पढ़ाया होगा, तो उसमें आपने देखे होंगे हमने यूआरएल किसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ सीधे गूगल में चलते हैं और गूगल में चलने के बाद हम इस प्रकार से क्या करते हैं, ये गूगल क्रोम स्टार्ट करते हैं। हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको एक एड्रेस बार और दूसरा ऊपर देखने को मिलता है कि यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है, आप यहाँ नॉर्मल कुछ भी टाइप करते हो। क्या टाइप करते हो? एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब हम इसको एंटर करते हैं, मतलब टाइप करके एंटर करते हैं, तो हमारे सामने देखिए उससे रिलेटेड जो है जानकारी हमको दिखने लगी। मतलब ये क्या है जो हमारे सामने हमने टाइप करी, ये क्या है? यूआरएल। यूआरएल मतलब एक एड्रेस होता है। जैसे आप इसको कॉपी कर लें तो आपको देखने को मिलता है, देखिए https://www.mcu.ac.in। इसका मतलब क्या है? एक यूआरएल है और यूआरएल जो है कंप्लीट रूप से एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब उस वेबसाइट के एड्रेस में क्या क्या चीज़ शामिल है, ये सारी चीज़ हम पहले समझ चुके हैं। ये प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, टिम बर्नर ली ने इसको बनाया। इसके अलावा एक एमसीयू होता है, एक एसी होता है, एक इन होता है। तो एमसीयू जो होता है एक आपका मुख्य डोमेन होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? वेबसाइट, मतलब जिससे से रिलेटेड हम जानकारी ढूंढना चाह रहे हैं उसका एक नाम, मतलब जिसके माध्यम से इंटरनेट पर उसे ढूंढा जा सकता है, उसका नाम होता है। अभी किसी भी संस्था का नाम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो सकता है। बस कंडीशन है कि ये नाम उपलब्ध नहीं होना चाहिए पहले से उपलब्ध है तो आप ये नाम फिर से नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही नाम दो दो अलग वेबसाइट या दो से अधिक वेबसाइट का ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक वेबसाइट का एक ही नाम होगा। ये एकेडमिक है सब डोमेन, और ये जो है था कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन मतलब इंडिया का तो इन, यूएसए का तो यूएस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कंप्लीट रूप से हमको देखने को मिला। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर संस्थान की पहचान, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और डोमेन नेम हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसे सब डोमेन के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ देखने मिलती है कंट्री कोड। कंट्री कोड भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं हम डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब क्या होता है? ये जो डोमेन नेम होता है, या हम बोल सकते हैं डोमेन नेम को जो रजिस्टर्ड कराने की प्रोसेस होती है डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा नाम होता है जो इंटरनेट पर मतलब जो किसी संस्थान उसकी आइडेंटिटी को जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि आईडी अगर हमको पहचानना है किसी पर्टिकुलर, मान लो यहाँ पे हम एक चीज़ और सर्च करते हैं। जैसे यहाँ देखिए www.mponline.gov.in, हमने ये एंटर करें। तो ये एंटर जैसे करेंगे तो इससे क्या खुलेगा? आपका एक जो एमपी ऑनलाइन की साइट है वो खुलेगी। अभी कोई दिक्कत है शायद इसमें? जैसे यहाँ हम इसको खोलें तो MPBSC, देखिए हमने mpbsc.mponline.gov, तो इससे क्या हो रहा है? हमने जो एड्रेस डाले उसी से रिलेटेड चीज़ें खुल रही। इसका मतलब क्या है? ये किसी वेबसाइट की आईडी को प्रदान करता है, यानी कि आइडेंटिटी को निर्धारित करता है। और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में एक आईपी चलता है। आईपी को क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ आईपी कैसे चलता है? आईपी आपको देखने को मिलता है 192.168.1.1। इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, मतलब चार भागों में देखने को मिलता है। दशमलव 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 फिर दशमलव, यानी कि चार भाग हो सकते हैं। 168 यहाँ देखने को मिला, और ये 1 से लेकर आगे तक हो सकता है, ये भी 1 से लेकर आगे तक। जैसे किसी कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से होती है, उसी प्रकार वेबसाइट की पहचान भी कैसे होती है? आईपी एड्रेस से होती है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल होता है ये। हमको देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ डोमेन। एक होता है टॉप लेवल का डोमेन। टॉप लेवल के डोमेन में आप देखोगे तो आपको .com देखने को मिलता है, यानी कि देखिए आपको देखने को मिलता होगा यहाँ हमने देखे तभी MCU.ac.in। तो इन को तो अभी छोड़ दो, कंट्री वाला है। AC का मतलब क्या होता है? अकेडमिक। अकेडमिक मतलब कोई संस्थान। .com में आप देख सकते हैं कमर्शियल संस्थान है कोई, तो कमर्शियल ले सकता है। .org ऑर्गेनाइजेशन का ले सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ देखने को मिलता है हमको .net, यानी कि नेटवर्किंग की जो साइट है उसके लिए होता है। .gov यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट। .edu यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड। .name जैसे आप देखते होंगे ना, नेम वाली साइट होती कुछ,
आप किस कीवर्ड से नाम रखना उसके लिए आप नेम ढूंढते होंगे, उसमें ये काम आता है। BIZ होता है बिजनेस के लिए, इन्फो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये होगा टॉप लेवल के डोमेन। ये होता है कंट्री कोड वाला डोमेन, जैसे यूनाइटेड स्टेट के लिए US लिख सकते हैं, हमारा जो देश है इंडिया है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, .in लिखते हैं। स्विट्जरलैंड के लिए CH है, चाइना के लिए CN है, रशिया के लिए आप लिख सकते हैं RU, और ब्राज़ील के लिए BR। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है जैसे हमने यहाँ देखे। AC मतलब होगा टॉप लेवल का डोमेन, और ये हो गया आपका कंट्री कोड वाला, ठीक, और ये आपका डोमेन नेम, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये आपका बड़े स्तर का डाटाबेस है, ये अपने अंतर्गत वेबसाइट और वेब पेजेस को रखता है जो कि वेब सर्वर का उपयोग करता है, ठीक है। और ये होगा आपका प्रोटोकॉल जो कि एक रूल्स है, यानी कि किसी भी HTML पेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन उपयोग करता है, ये प्रोटोकॉल होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S जो होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि एक होती है आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर SSL जिसे बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए चार्जेस लगते हैं, अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है हमको। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम सब डोमेन की अगर बात करें तो सब डोमेन कैसे होते हैं। देखिए WW तो आपको पता है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, ये डोमेन नेम है, ये आपका मतलब जो है टॉप लेवल का डोमेन है। टाइप, हम इसी में दो कैटेगरी बना सकते हैं, मतलब सरकार स्टडी बेस को ही हम हिंदी वाली बना सकते हैं और एक इंग्लिश वाली। हमको अलग से कोई दिक्कत, मतलब कोई भी जो है डोमेन नेम लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसी को हमने किस अनुसार डाल दिए, हिंदी के अनुसार, और इसी को हमने इंग्लिश के अनुसार। तो ये हो गया हमारे सब डोमेन। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम को रजिस्टर कराने की जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसके डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। तो हमने अभी देखे थे, देखिए आपको देखने मिलता है www.sarkarstudybabes.com। इसको हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, 198, 15, 45 और 18, इस प्रकार से। जैसे उदाहरण के रूप में आपको अगर अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करना है तो आप कैसे सेव करते हो, इस प्रकार से सेव करते हैं क्या, 98, जो भी हम इस प्रकार से सेव कर लेते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से नंबर सेव करते रहें, कितने नंबर सेव करोगे आप याद नहीं रख पाओगे, तो इसके लिए हम क्या नाम दे देते हैं, XYZ, यानी कि इस नंबर वाली सीरीज को हम एक नाम दे देते हैं। नाम को पहचानना आसान होता है इसलिए हम नाम प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हम बात करें यहाँ पे IP एड्रेस की। देखिए जो IP एड्रेस है, IP एड्रेस के अनुसार ही हमको देखने को मिलता है, यानी कि जब DNS कराया जाता है, यानी DNS सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, तो इस अनुसार रजिस्ट्रेशन होता है। परंतु हमको दिखता कैसे है, सरकार स्टडी बेस, क्यों, क्योंकि पहचानना जो है इस अनुसार पॉसिबिलिटी है। जैसे www.mcu.ac.in आपको पहचानना मतलब जो है सरल रहता है, जबकि अगर इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स दे दे वो, तो आपको पहचानना थोड़ा कठिन हो सकता है, कठिन क्या, बहुत कठिन हो सकता है। तो ये IP एड्रेस इस अनुसार होता है और ये आपको नाम दिखता है, ये नाम आपका डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा वेब होस्टिंग की बात करें तो आपको पता है, जब आप नाम देखते हो, मान लो आपने जैसे ये सर्च किए, आपने अभी सर्च किए थे ना, देखिए यहाँ पे हम जो है फिर से सर्च कर लेते हैं, mcu.ac.in, ये हमने एंटर करे। एंटर करने के बाद ये साइट हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगी। क्यों उपलब्ध हुई बताइए मुझे, ये कहीं ना कहीं रखी होगी। सिंपल सी बात है, जिस संस्थान की है उसके कंप्यूटर में तो नहीं होगी, ये हमको पता है, क्योंकि उसका कंप्यूटर परमानेंट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, और उसके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो इसको एक ऐसी थर्ड जगह रख दिया जाता है जहाँ पे इसको हमेशा ऑनलाइन रखा जाता है, यानी कि आप 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको सर्च करना हो तो ये डाटा आपका उपलब्ध रहता है। क्यों उपलब्ध रहता है, क्योंकि एक ऐसी जगह हम रखी हुई जहाँ पे ये हमेशा उपलब्ध है। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर। और सर्वर में जगह लेना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, हमने जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट को हमने कहाँ बनवाया है, हमारे कंप्यूटर पर। और कंप्यूटर से हमने बनवाया हमारे कंप्यूटर पर अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसको सब लोग सर्च कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहाँ रख दे रहे हैं, वेब सर्वर पर। और वेब सर्वर पर रखने के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस का मतलब एक जगह 1 GB हो सकती है, 15 GB हो सकती है, 20 GB। तो इस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग। और वेब यानी कि इंटरनेट की बात हो रही थी, इसलिए क्या नाम रख दिए, वेब होस्टिंग। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रिसोर्स है वो हम सर्च करते हैं तो कहाँ जाता है, रिक्वेस्ट के रूप में, इंटरनेट में। इंटरनेट उसको कहाँ ले जाता है, सर्वर पास। सर्वर में रिक्वेस्ट गई, सर्च की जाती है कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट करी वो उपलब्ध है। अगर है तो रिस्पॉन्स के रूप में यस, और इंटरनेट के माध्यम से फिर रिस्पॉन्स के रूप में जिस IP एड्रेस से, मतलब जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आई थी, वहाँ पे वो आंसर के रूप में चली जाती है। और दिखती कैसे है,
ये हमारे ब्राउज़र में दिखती है, यानी कि रिक्वेस्ट भी हमारे ब्राउज़र से जाएगी और रिस्पॉन्स भी हमारे ब्राउज़र में वेब पेज के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और जहाँ रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? होस्टिंग, यानी वेब होस्टिंग। और जिस पर रखी जाती है उसे बोलते हैं वेब सर्वर। और वेब सर्वर हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। यहाँ आप देखिए कुछ वेब होस्टिंग के प्रकार होते हैं। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अगर देखें तो आपको वेब होस्टिंग के प्रकार देखने को मिलते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स आपने सुना होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। लाइनेक्स टोरवेल्ड ने इसको बनाया था। हालांकि आज की डेट में जो है बहुत सारे लोगों ने इसको अपडेट कर चुके हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं उसमें आप अपडेशन करें और फिर से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विंडोज़ की वेब होस्टिंग होती है। तो एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वेब होस्टिंग और एक विंडोज़ की, ये दो हो गई। पर मुख्य रूप से अगर देखें तो हम देखिए इस प्रकार की वेब होस्टिंग भी होती है। शेयर्ड वेब होस्टिंग, शेयर्ड सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड सर्वर और वर्डप्रेस। तो शेयर्ड सर्वर, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आप देखोगे एक हॉस्टल की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं? हॉस्टल की। तो हॉस्टल में आपने देखा होगा एक ही कमरे में बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उसका चार्ज भी कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका चार्ज मिलकर पे कर दिया। उसी प्रकार हम एक सर्वर की बात करते हैं। सर्वर में एक जगह ले लिए, मतलब जो शेयर्ड सर्वर होता है उसमें हमने क्या रखे हैं? हमारी वेबसाइट। पर हमारे साथ साथ उसमें देखिए ए ने भी रख लिया, बी ने भी रख लिया, सी ने भी रख लिया। तो जो आपका टोटल चार्ज आता था वो कितने लोगों ने बांट लिए? 3 लोगों ने। तो इसलिए जो खर्चा है वो कम हो गया। तो हम जो है एक से अधिक लोगों की जो साइट है एक ही सर्वर पर रख देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? शेयर्ड सर्वर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सीपीयू है, वेब स्पेस है, रैम है, रिसोर्सेस है, सब ये तीनों मिलकर यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं शेयर्ड वेब सर्वर या शेयर्ड होस्टिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। होता वैसे ही है, परंतु हम उदाहरण के रूप में जैसे हमारे कंप्यूटर में आपने देखा होगा हार्ड डिस्क होती है, रहती है हार्ड डिस्क, या फिर आपने देखा होगा एसएसडी होती है। तो एसएसडी मान लो 500 जीबी की है, तो क्या 500 जीबी में हम सी ड्राइव बना लेते हैं क्या? या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसकी डी ड्राइव भी बना देते हैं, हम इसकी सी ड्राइव भी बना देते हैं। अब ये डी और ई जो है सही में उसके पार्टीशन हो गए क्या? नहीं, ये वर्चुअल रूप से हुए। वर्चुअल मतलब हमको पता चल रहा है कि ये प्राय मतलब जो पार्टीशन है वो हो चुके, पर अभी हमारी जो डिस्क है वो अभी भी 500 जीबी की है, ठीक है, भले बांट दी गई है। उसी प्रकार अगर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन होस्टिंग टेक्निक इसमें उपयोग की जाती है। फिजिकल सर्वर एक ही होता है, पर वर्चुअली इसको जो है अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक बंगले में रह रहे हैं, बंगले में हमारा एक फ्लैट है, गेट सबका एक ही रहेगा, पर हमारा जो देखिए घर तो सबका एक ही रहेगा ना। मतलब एक बंगला है, बंगला मतलब आप बोल दीजिए एक मकान है। मकान में बहुत सारे जो है कमरे हैं, सब कमरे के जो है सेपरेट होता है सब कमरे, यानी कि प्राइवेसी बनी रहे। और यहाँ ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी, और सबका मेन गेट एक ही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सर्वर एक ही होता है, परंतु उसको फिजिकली एक ही रहने दिया जाता है, वर्चुअली उसको अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसके बाद है डेडिकेटेड सर्वर। अब डेडिकेटेड सर्वर मतलब ए ने अगर कहीं अपनी वेब होस्टिंग करा है तो वो सिर्फ एक ही रहेगी। किसकी रहेगी? ए की। डेडिकेटेड यानी कि सेपरेट। जैसे कोई एक व्यक्ति बंगले में रहता है तो वो किराए से नहीं रहने देगा वहाँ पे, ना ही किसी के साथ वो शेयर करेगा। तो उसी प्रकार ये जो होती है हमारी डेडिकेटेड वेब होस्टिंग या वेब सर्वर होता है। फिर होता है क्लाउड। क्लाउड मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मतलब आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, तो गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड का उदाहरण है। परंतु क्लाउड होस्टिंग के समय हम देखें तो ये वेब होस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे मान लो अगर एक क्लाउड में लोड बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है वो ए नाम का क्लाउड है, और अगर लोड बढ़ रहा है तो वो बी नाम के क्लाउड में हमारा जो है रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इस प्रकार से मतलब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बना रहता है। वर्डप्रेस की होस्टिंग जो होती है कैसी होती है? शेयर्ड होस्टिंग होती है, परंतु ये स्पेशली वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है। वर्डप्रेस टूल किट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल किट, ये सारे टूल्स हमको प्रोवाइड होते हैं। चलिए अब जानते हैं हमको वेब पब्लिशिंग क्या होती है। वेब पब्लिशिंग का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, डोमेन नेम समझा दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको वेब होस्टिंग भी समझा दिया। तो वेब होस्टिंग का मतलब जहां हमारी वेबसाइट रखी जाती है।
पर वहाँ पर रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो पहले हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी डिज़ाइन करोगे और उसके बाद आप अपलोड करोगे। तो बनाएगा कहाँ व्यक्ति? हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर। अपलोड करेगा इंटरनेट के माध्यम से वेब सर्वर पर। उसके बाद आप अपलोड कहाँ करेगा? हमने एक जगह ली है जिसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग, और किस नाम से ली है? सरकार स्टडी वेब्स .com के नाम से। और लोग बाग उसको सर्च करेंगे फिर किसके नाम से? सरकार स्टडी वेब्स के .com के नाम से। मतलब हमने जो रिसोर्स यहाँ अपलोड करे हैं उसको इस नाम से यहाँ पर सर्च किया जाएगा। तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमको सर्च कराना है, उसको सर्वर पर अपलोड करने की टेक्निक या प्रोसेस को बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। क्या बोलते हैं? वेब पब्लिशिंग। वेब होस्टिंग मतलब जहाँ रखा है और वहाँ पर रखने के लिए हम कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? वेब पब्लिशिंग। और जब वेब पब्लिशिंग करोगे तो कुछ ना कुछ तो बनाओगे, तो वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट पहले आपको करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलता होगा HTML सबसे प्राइमरी, फिर CSS आप बनाओगे, JS बनाओगे, ASP.NET है, आज की डेट में बहुत सारी चीज़ हो गई, पाइथन है, ठीक है, PHP है, और बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्रामिंग है जिसके माध्यम से वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइन की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें भी दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी? एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है जो हमको जैसे यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र से इंटरेक्शन जिसका होता है। जैसे मान लो यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए, नोटिफिकेशन है, जो भी हम इस प्रकार से क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है कुछ भी क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक करे हैं, तो देखिए जो प्रोसेस है, ये जो बैकग्राउंड में जो भी काम हुआ है वो हमको नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो बैक एंड में है। ये जो हमको दिख रहा है वो फ्रंट एंड में, मतलब यूज़र से इंटरेक्शन जिस चीज़ का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। और एक और तरीका, डेवलपमेंट के समय हम जिस चीज़ को सामने से, यानी कि विजुअल स्टूडियो ले लो या HTML ले लो, HTML हो गया हमारा फ्रंट एंड, और बैक एंड क्या हो गया? डेटाबेस। यानी कि जो हम डेटाबेस, जैसे MySQL हो सकता है, MySQL में हम डेटाबेस सेव कराते हैं, तो MySQL क्या हो गया आपका? बैक एंड। और फ्रंट एंड क्या हो गया? HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट। ये सब क्या हो गया? आपके फ्रंट एंड, जिसमें आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक, बैक एंड भी आपको समझ में आ गया। आप वेबसाइट के अनुसार देखिए यहाँ आपको फ्रंट एंड दिख रहा है, परंतु इसके बाद भी एक लॉगिन फॉर्म खुलता है जिसमें आपको इस साइट को मैनेज करने के लिए कुछ ID पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। एडमिन पैनल बोलते हैं या कंट्रोल पैनल, उसे क्या बोलेंगे? बैक एंड बोलेंगे। चलिए, वेब डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टूल्स। फोटोशॉप बेसिक्स होना चाहिए आपका, यानी कि पोस्टर बनाने, बैनर बनाने के लिए। HTML क्लियर होना चाहिए, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है। तो अब देखिए, ये सारी चीज़ों के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? प्लेलिस्ट में। कहाँ पे? सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इसमें आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सबके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है ये भी बताया मैंने। डेटाबेस से रिलेटेड अभी जो है एक्सेस पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। SQL में अभी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और इसके सारी चीज़ों की नॉलेज के पश्चात आप अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं FTP की। तो हमने इसके पहले प्रोटोकॉल की बात करे होंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब एक रूल्स, और रूल्स क्या होता है? इंटरनेट में काम करने के लिए, तो हर एक चीज़ के लिए अलग। तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मान लो सर्वर से आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या फिर सर्वर पर आप अपलोड कर रहे हो, तो डाउनलोड करो या अपलोड, दोनों ही चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? FTP की। तो आपका कंप्यूटर मान लीजिए ये है, आप यहाँ से अगर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं सर्वर पर, तो कौन काम करेगा? FTP। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो भी कौन काम करेगा? FTP। यानी कि हमने जो डिज़ाइनिंग किए हैं उसको सर्वर पर अपलोड करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? FTP। और FTP के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आगे बात करेंगे उन्हीं की। जैसे हिस्ट्री आप देख सकते हैं, 16 अप्रैल 1971 को RFC 114 के रूप में पब्लिश किया गया था यहाँ पे ओरिजिनल FTP। और 1980 तक जो है FTP NCP पर रन हुआ। TCP/IP के पूर्वज थे प्रोटोकॉल को। बाद में एक जो है TCP/IP वर्जन यानी 765 जो कि 1980, और 959 जो कि अक्टूबर 1985 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। कुछ सॉफ्टवेयर देखिए, फाइलजीला है जिसके माध्यम से हम जो है हमारा जो भी डिज़ाइनिंग किए हैं उसको सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। एक साइबरडक है। उसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा फायर FTP, विन SCP, क्यूट FTP भी होता है, ट्रांसमिट होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? फाइलजीला की। तो फाइलजीला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, और यहाँ साइट मैनेजर में आप जो है ID पासवर्ड दिया रहता है आपको, जो होस्टिंग का है, जहाँ आपको वेबसाइट रखना है, तो उसका एक ID पासवर्ड होता है, आप यहाँ सेट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट जैसे करोगे, देखिए होस्टिंग का IP दिख रहा है, यूज़र नेम भी दिख रहा है, पासवर्ड भी है, और यहाँ क्विक कनेक्शन भी रहता है। तो देखिए एक तरफ आपको देखने मिलेगा आपका कंप्यूटर, मतलब जहाँ आपने वेबसाइट डिज़ाइन करे, एक तरफ आपको मिलेगा सर्वर,
जहां आपने होस्टिंग ले रखे है और जहां पे आपको वेबसाइट को अपलोड करना है। तो आप सीधे ये जो पेज दिख रहा है आपके पीएनजी है, एएसपी है, जो भी है आपके यहाँ पेज दिख रहा है, पेज को सीधे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। चाहे तो आप इसमें सर्वर पर रखी चीज़ों को राइट क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो जो सक्सेस होती जाती है यहाँ पे आपको प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ये हो गई आपकी अपलोडिंग की टेक्निक। जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ अपलोड करने की टेक्निक भी मतलब फाइनल आपको बताऊँगा मैं। चलिए अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो सर्वर हम समझ गए, क्लाइंट भी हमको पता है। क्लाइंट मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है, यानी जिस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाएगी उसे क्या बोलेंगे, क्लाइंट। और जिसके द्वारा रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है उसे बोलेंगे सर्वर। और इन दोनों के मिलकर जो आर्किटेक्चर तैयार होता है उसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दो प्रकार के होते हैं। क्लाइंट प्रोसेस मतलब क्लाइंट क्या क्या काम करता है उससे रिलेटेड ये क्लाइंट प्रोसेस है। और यहाँ सर्वर प्रोसेस है। सर्वर क्या करता है, यानी क्लाइंट का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, रिसोर्सेज का उपयोग करना। सर्वर का काम होता है रिक्वेस्ट आई उसको ढूंढना, जो भी चीज़ें हैं रिक्वेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसोर्सेज है या नहीं है उसको रिस्पॉन्स के रूप में प्रोवाइड करना, और यूज़र की जो भी रिक्वेस्ट है उसको मेंटेन करके रखना। ये सारी चीज़ होती है। तो दो प्रकार से होते हैं क्लाइंट सर्वर। एक तो 2 टायर होता है, मतलब यदि डायरेक्ट व्यक्ति कुछ सर्च करे और डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्शन होता है, यानी बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, 2 टायर की। यानी कि सिर्फ 2 होते हैं, जैसे C++, जावा, .NET के अंतर्गत सीधे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाते हैं। पर अगर हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसको ब्राउज़र पर रन करा रहे हैं तो उसके लिए सीधे डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं होता। बीच में एक और लेयर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, जैसे IIS हो सकता है, या फिर आप देखें ASP.NET का, जावा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पहले वेब सर्वर में गई, फिर उसके बाद हमारा डेटाबेस यहाँ पे सर्च किया जाएगा, फिर वापस। तो इससे डेटाबेस का लोड कम हो गया और सिक्योरिटी भी बढ़ गई। तो 3 टायर आर्किटेक्चर मतलब बीच में हमारा जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है, और 2 टायर मतलब 2 लेयर से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार आप देखिए हमने अभी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जाने हैं। हमने वेब डोमेन नेम जाने, पहले वेब होस्टिंग जाने, उसके प्रकार जाने, वेब पब्लिशिंग क्या होता है, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स देखे, FTP देखे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आते रहते हैं तो आप लाइक करते रहा करिए और शेयर करते रहा करिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें।